मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग जो अपना टॉपिक है हम लोग देख रहे थे बायोमोलिक्यूल के टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डीएनए तक की बातों को, यानी कि न्यूक्लिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया था। न्यूक्लिक एसिड के बाद में भी जो कुछ टॉपिक थे उसको हम लोगों ने रिकवर किया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। ये क्या होता है एंजाइम्स, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। वहां तक हम लोगों ने जो भी मैक्रोमोलिक्यूल था, दैट मींस की पॉलीसैकेराइड यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने किया था प्रोटीन, उसके बाद हम लोगों ने किया लिपिड, और उसके बाद किया हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड। ये 4 इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल थे। उनको बारी बारी करके उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग अब उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। ओके, तो टुडे इज आवर हेडिंग इज एंजाइम्स। ये हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स। ओके, तो बात करते हैं कि आखिर एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स देखिए, एंजाइम्स एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है और ये काम क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन या सिर्फ केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम एंजाइम्स करता है। ऐसा कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो बिना एंजाइम के हो जाए, ठीक है, यानी उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने का, तेजी से कंप्लीट कराने का काम एंजाइम्स के थ्रू ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले बात समझो कि आखिर एंजाइम्स है क्या। तो enzymes is a proteinous substance which catalyze chemical reaction which catalyze chemical reaction without any changes in them cells। बात समझे क्या कह रहा है। एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन का सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है, यानी उस केमिकल रिएक्शन को पूरा कराने का काम करवाएगा, तेजी से करवाएगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देना। तो वो एज ए कैटलिस्ट और एंजाइम में यही डिफरेंस है कि एंजाइम एक लिविंग सेल के अंदर होता है, यानी एक लिविंग बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन कैटलिस्ट एक क्या है, कंपाउंड है, यानी एक मेटल आयन हो सकता है। लेकिन वो कैटलिस्ट जो है वो हमारे बॉडी में नहीं होता है। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को तेजी से पूरा कराने का काम एंजाइम से होता है। और एक नॉर्मली केमिकल रिएक्शन यानी आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग बॉडी जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको तेजी से प्रोसीड कराने का काम एक कोई कैटलिस्ट कर सकता है। तो कैटलिस्ट और एंजाइम में यही डिफरेंस है। तो ये क्या कह रहा है, और ये जो केमिकल रिएक्शन को तेजी से पूरा कराएगा उसमें कोई अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा। ऐसा कहने का मतलब हुआ कि हम किसी काम को करने गए और काम को करने गए, इसका मतलब हम जाएंगे, काम को तेजी से करवा के फिर वापस आ जाएंगे, और उससे हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। हम जो शर्ट पहन के गए हैं वही शर्ट पहन के वापस आएंगे, जिस रंग रूप में गए हैं उसी तरह वापस आएंगे, यानी हमारे में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन हमारे जाने से वहां काम तेजी से प्रोसीड हुआ। दैट इज कॉल्ड एंजाइम। और ये एंजाइम किस नेचर का, यानी कैसे केमिकल का होता है, तो ये एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन सब्सटेंस का बना होता है। इसीलिए इसी वजह से एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। एंजाइम इज कॉल्ड
बायो कैटलिस्ट। ओके, फिर कहते हैं एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी या सेल। एंजाइम जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर या एक लिविंग सेल के अंदर ही बनता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी बन जाएगा। ठीक है, एंजाइम के पास जैसे प्रोटीन, अगर ये कह रहे हैं कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो एंजाइम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो एंजाइम्स हैज सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंजाइम हैज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम के पास या तो सेकेंडरी या तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। अब एक और बात देखो, इसीलिए एंजाइम पे एक सेंटेंस लिखा जाता है, कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम हैं वो सभी प्रोटीन हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। लेकिन जितने भी प्रोटीन है वो सभी एंजाइम नहीं है। सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकता है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ओके, अब ये देखो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन में देखो, एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। ये प्रोटीन नहीं है। दूसरा एंजाइम है राइबो न्यूक्लियेज फॉस्फेट। ये एंजाइम आइसोलेट हुआ है, राइबोजाइम जो है वो टेट्राहाइमेना से, आइसोलेट फ्रॉम टेट्राहाइमेना। और राइबोन्यूक्लियेज ये कहां से आइसोलेट हुआ है, तो आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ये राइबोजाइम जो है वो टेट्राहाइमेना उससे आइसोलेट किए हैं, और राइबोन्यूक्लियेज जो है वो बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ है। और ये दोनों एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन नहीं है। दे आर नॉट प्रोटीन। ये दोनों एंजाइम कौन कौन, तो ये दोनों एंजाइम्स दे आर नॉट प्रोटीन। लेकिन यहां पे क्या लिखे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बस ये दोनों जो है वो एक्सेप्शन के रूप में आते हैं। ये प्रोटीन नेचर के नहीं है, ये आरएनए नेचर के हैं। ओके, तो अब ये बात देखो कि सभी एंजाइम के पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कि एंजाइम जिस कंपाउंड को, यानी जिस पार्ट को रिएक्शन करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रिएक्शन से क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उससे फाइनल कोई प्रोडक्ट बनता है। तो एंजाइम जिस पार्ट को रिएक्शन करके, जिस कंपाउंड से रिएक्शन करवा करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट जो है वो कोई ना कोई कंपाउंड हो सकता है। सबस्ट्रेट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, यानी दो सबस्ट्रेट को लेकर के एक प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, या किसी एक प्रोडक्ट को, एक बड़े प्रोडक्ट को तोड़ के दो छोटे में कन्वर्ट कर देगा। ये सारा काम जो है वह एंजाइम के लिए ही है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको वह चेंज करके क्या करता है, सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये जो काम है सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने का, ये या तो सेल के अंदर हो सकता है या सेल के बाहर हो सकता है। तो सेल के जब अंदर होता है तो उसको एंडो एंजाइम कहते हैं, यानी जो एंजाइम सेल के अंदर काम कराएगा उसको एंडो एंजाइम। लेकिन जो सेल के बाहर कराएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सो एंजाइम कहते हैं। तो कुछ एंजाइम जो है वह एक्सो एंजाइम होते हैं और ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं वह एंडो एंजाइम होते हैं। तो लिखेंगे
some enzyme works outside from the cell which is called exoenzyme. उसको क्या कहते हैं हम लोग? which is called exoenzyme. एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, डाइजेस्टिव एंजाइम जहां से रिलीज होता है वहां पे काम नहीं करता है, जहां बना है उससे बाहर आकर के काम करता है. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव जूस, लाइसोजाइम इन टीयर. हमारे जो आंख से आंसू आते हैं, उस आंसू में हमारे आंख से जो आंसू गिरते हैं, रोते हैं तब या कुछ दिक्कत होती है तो उसमें भी लाइसोजाइम होता है. तो वो भी लाइसोजाइम एक एंजाइम है, और वो एंजाइम कहां काम कर रहा है? हमारे लिविंग सेल के बाहर में आके काम कर रहा है. तो वैसे को हम लोग लाइसोजाइम, ये मतलब वो हुआ एक्सोएंजाइम के एग्जाम्पल हुए. और कहता है some enzymes work inside the cells called एंडोएंजाइम. उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोएंजाइम कहते हैं. इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं. एक सेल हमारा जो है वह ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का. ठीक है. अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां है? सेल के अंदर. ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्या? क्रेब्स साइकिल. तो उसके लिए भी एंजाइम आते हैं. तो एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इतने सारे. अब एक सेल के अंदर कितने एंजाइम हो सकते हैं? एक सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम हो सकते हैं. 10,000 से भी ऊपर एंजाइम हो सकता है. वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन सा सेल है. हर सेल के पास भी एक कुछ पार्टिकुलर अपना एंजाइम होता है. तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इस एनिमल में या इस पार्टिकुलर पार्ट में इतना ही एंजाइम होता है. ठीक है. समय के साथ चेंज होने के साथ कुछ म्यूटेशन हो सकता है, तो कुछ नए तरह का भी एंजाइम बना सकता है. तो जैसे जैसे कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ नए साइड टाइप्स के भी एंजाइम बन सकते हैं. तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं. बट एक लिविंग सेल के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम होते हैं. ठीक है. अब ये देखिए, ये बात जो है वो तो इतनी सारी चीजों के बाद में अब आइए, अब जो हम कह रहे थे कि सबस्ट्रेट लेवल पे एंजाइम जिस पे एक्शन करता है, ये एंजाइम, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं. देखिए क्या होता है, कहते हैं एंजाइम work on those compound called सबस्ट्रेट. उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं. उसको ए से इंडिकेट करते हैं. तो एंजाइम जिस पे एक्शन करता है, यानी जिस चीज से रिएक्शन करवाने के लिए उस कंपाउंड के साथ अटैच होता है या उस कंपाउंड को अपने साथ जोड़ता है, तब उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, तो उसी कंपाउंड को हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं. इसके लिए एक रिएक्शन को प्रोसीड करता है एंजाइम, तो उसको इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं. यानी यह हुआ एंजाइम. ओके. एंजाइम को इंडिकेट करते हैं हम लोग एस से, या सॉरी ई से. और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये दोनों आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाते हैं, और जिसका नाम है ES कॉम्प्लेक्स.
ये अनस्टेबल होता है, इसको ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ES कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पूरा नाम अगर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में ES जो है वह कन्वर्ट होता है बेटा एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, E और P में, P फॉर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम लोग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर EP जो है वह फाइनल कन्वर्ट होता है, एंजाइम अलग हो जाएगा प्लस ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दिस इज प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है, जो एंजाइम बनाना चाह रहा था, यानी केमिकल रिएक्शन से फाइनल जो बना वह हुआ इन प्रोडक्ट। और फिर ये एंजाइम रिलीज होकर के और दोबारा क्या करेगा, दोबारा से उस केमिकल रिएक्शन में जा सकता है। ये जो दोनों पार्ट है ES और EP, ये दोनों जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल पार्ट नहीं है। स्टेबल पार्ट ये जो प्रोडक्ट बना है वो है, यानी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो बने हैं वो, और ये एंजाइम या तो फर्दर केमिकल रिएक्शन में वापस फिर से दोबारा कोई उस तरह का रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए चला जाएगा। बिना एंजाइम का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बिना एंजाइम का ना आपके अंदर ATP बन सकती है, ना आपके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। होगा उसका जो रेट होगा, काम होने का जो प्रोसेस जो होगा वो काफी स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि उससे आपका काम ही नहीं चल सकता है। तो वो प्रोसेस को काफी स्लो कर देगा अगर एंजाइम की उपस्थिति यानी एंजाइम का प्रेजेंस वहां पर नहीं रहेगा तो इसीलिए कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम के थ्रू मेडिएट होता है, ठीक है। तो अगर एंजाइम का अगर रोल या एप्लीकेशन देखा जाए, अगर हम लोग यहीं पे बात कर लें, चलो ये तो देख लिया आप लोगों ने, अब एक एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें एंजाइम का, तो एंजाइम का क्या क्या रोल है। थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल reactions proceeds in body which is mediated by एंजाइम्स। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सभी को प्रोसीड कराने का काम जो है वह एंजाइम करता है। एंजाइम जो है वह इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे ये तो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो देखिए सम एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे एलाइजा के टेस्ट में, एलाइजा का टेस्ट HIV एड्स के लिए होता है। अभी आपको मान लिया एलाइजा नहीं पता है, एलाइजा का पूरा नाम है तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उसका पूरा नाम है एलाइजा। यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि इस पेशेंट को HIV है या नहीं है, यानी एड्स है कि नहीं है। एलाइजा जो है बहुत सारी चीज के लिए किया जाता है, तो उस एलाइजा के टेस्ट के लिए जो है वह एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो वह एलाइजा का जो टेस्ट है वह इस एंजाइम से भी मेडिएट होता है, ठीक है। तो देखिए एंजाइम्स यूज्ड इन एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे पूरा नाम है, एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट
ऐसे ASSAY, ठीक है। दूसरा, एंजाइम का जो है वह डिटर्जेंट में भी यूज किया जाता है। आखिर क्या वजह है? कहता है ना, वेनिस का यूज करते हैं आप लोग कि लिपिड का जो, यानी कि जो तेल के गाढ़े दाग जो है वो मिटा देता है। एंजाइम का वहां पर यूज होता है, लाइपेज एंजाइम। ऑयल क्या है? लिपिड है, और लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम जो होता है उसे लाइपेज कहते हैं। तो उसका यूज किया जाता है डिटर्जेंट वगैरह में, डिटर्जेंट में, वॉशिंग पाउडर में। तो वहां पर वो क्या करता है, तो एंजाइम जो है वो डिटर्जेंट में भी यूज होता है, हमारे अल्कोहलिक बीवरेज में भी होता है, यूज्ड इन डिटर्जेंट लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, इटीसी। फिर जाइमेज, एंजाइम यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेज, ये थर्ड हो जाएगा ना। अब ये फोर्थ, ठीक है। जो मार्केट से आप जूस खरीद के आते हैं, जैसे किसी का ट्रॉपिकाना का या कोई भी जूस लीजिए, वो क्लियर एकदम रहता है, लेकिन घर पे जो जूस निकालते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस जूस में एंजाइम का यूज होता है, पेक्टिनेज का, ठीक। लेकिन हमारे घर में तो एंजाइम यूज नहीं होता है, हम लोग सीधे फ्रूट को लेते हैं, मिक्सर में डाल करके उससे जूस निकालते हैं, तो वो स्लरी टाइप का थोड़ा बनता है, ट्रांसपेरेंट नहीं बनता है, तो वो क्लियर नहीं होता है। पैक्टिनेज used in juice इंडस्ट्री, पैक्टिनेज यूज इन जूस इंडस्ट्री। तो जूस इंडस्ट्री में पैक्टिनेज का जो यूज करते हैं टू क्लियर जूस, तो जूस को क्लियर करने के लिए इस पैक्टिनेज का जो है वो हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कुछ बेबी फूड होते हैं, तो बेबी फूड में क्या यूज होता है? बेबी फूड, इन बेबी फूड, यानी बेबी फूड में फिफ्थ पॉइंट, इन बेबी फूड यूज ट्रिप्सिन। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, ऐसे बहुत सारे वर्क है जहां पर एंजाइम का, ये कुछ एग्जांपल आपको, कुछ एप्लीकेशन आपको बता दिया है। अब आइए एंजाइम के कुछ केमिकल नेचर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक एप्लीकेशन भी हो गया एंजाइम का। तो एंजाइम के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अब इसके बाद हम लोग एंजाइम के केमिकल नेचर को देखेंगे। देखिए, ये हुआ एंजाइम, ठीक। अब एंजाइम का क्या? केमिकल नेचर। एंजाइम का केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो दो तरह के एंजाइम होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं बेटा, ओके। ये 2 टाइप्स के एंजाइम होंगे। एक होगा सिंपल एंजाइम्स, और सेकेंड टाइप जो होगा उसको कहेंगे कंजुगेटेड एंजाइम्स। कंजुगेटेड एंजाइम कहने का मतलब
अब देखिए, सिंपल एंजाइम्स का मतलब हुआ मेड ओनली फ्रॉम, यानी ये एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना है और इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है इस एंजाइम में, तो मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन या मेड ओनली फ्रॉम प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है ट्रिप्सिन, यूरिएज, ये सब पुराना एंजाइम है। ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, यूरिएज हो गया, ये सब जो हैं वो पुराने एंजाइम हैं। अभी एक बात बताएंगे कि एंजाइम जितने भी होते हैं उन सभी के नाम में AAC लगा होता है। ठीक है, लेकिन ये सब एंजाइम में AAC नहीं लगा है, लेकिन यूरिएज में लगा है। लेकिन एक और है जैसे पेप्सिन, पेप्सिन भी जो है वह सिंपल एंजाइम है। ओके, ट्रिप्सिन अच्छे से लिख देता हूं, ये ट्रिप्सिन, यूरिएज और पेप्सिन। अब आइए कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम का मतलब होता है कि यह प्रोटीन और प्रोटीन के साथ साथ कोई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड या मेटल आयन से मिलके बना है। किस चीज से मिलके? प्रोटीन या किसी दूसरे मेटल आयन के साथ या मिल करके बना है, उसी को कहते हैं हम लोग कंजुगेटेड एंजाइम। तो कंजुगेटेड एंजाइम हमेशा दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पार्ट का नाम होगा क्या? एक पार्ट का नाम होगा प्रोटीन और दूसरे पार्ट का नाम देखते हैं कोफैक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं। और इसी कंजुगेटेड एंजाइम को एक दूसरा नाम भी देते हैं, या इसी का दूसरा नाम है होलो एंजाइम्स। ठीक है, और होलो एंजाइम में या कंजुगेटेड एंजाइम में दो पार्ट से बना होता है। कोई भी होलो एंजाइम जो है वह टू पार्ट से मिलके बना है। एक पार्ट होगा यानी प्रोटीन पार्ट। ठीक, इसी प्रोटीन पार्ट का नाम क्या है? उसको कहते हैं एपो एंजाइम। और दूसरा पार्ट होगा, उसको कहेंगे हम लोग कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का मतलब हुआ नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को ही हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो होलो एंजाइम के दो पार्ट हैं, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम का मतलब जो प्रोटीन पार्ट है उस एंजाइम का, एंड कोफैक्टर का मतलब हुआ जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उस एंजाइम का। ओके, अब कहते हैं कोफैक्टर जो है वह 3 टाइप्स के होते हैं। कोफैक्टर 3 टाइप्स के। एक होता है कोएंजाइम, सेकंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड थर्ड होता है मेटल आयंस। मेटल और आयंस, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल और आयन। अब आइए कि कोएंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है और मेटल आयन क्या करता है एंजाइम में। कोएंजाइम जो है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, लेकिन यह इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक, तो आइए देखिए, तो इसमें लिखते हैं हम लोग, या इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहां पर अब दे देंगे हम लोग को एंजाइम। तो कोएंजाइम क्या काम? कोएंजाइम का काम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड which loosely attach with apo enzyme for short period।
यानी यह थोड़े समय के लिए ही अटैच होता है किसके साथ? तो एपो एंजाइम के साथ। कौन? को एंजाइम। को एंजाइम इजिली सेपरेटेबल होता है, इट इज इजिली सेपरेबल, यानी सेपरेट किया जा सकता है। अब सेकंड में क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब हुआ बेटा, यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें भी लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली ज्वाइंड विथ, टाइटली ज्वाइंड विथ, ये कौन? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये टाइटली ज्वाइंड होता है किसके साथ? तो एपो एंजाइम के साथ। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये आसानी से सेपरेट हो सकता है और कम समय के लिए अटैच होता है किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यह भी है, लेकिन ये टाइटली और लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ अटैच होता है किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली ज्वाइन विथ एपो एंजाइम, tightly joined with apoenzyme and apoenzyme for long period। तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। अब आइए नॉन प्रोटीन या कोफैक्टर, नहीं ये सॉरी, नॉन प्रोटीन या मेटल आयन। तो ये हो गया मेटल आयन, मेटल या फिर आयंस के बारे में। मेटल या आयंस ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इनऑर्गेनिक मेटल्स और आयन इंपॉर्टेंट फॉर activation of, important for activation आगे उसके ऊपर लिखता हूं मैं, ज्यादा नीचे लिखने से आपको दिखेगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन फॉर वेरियस एंजाइम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कौन सा ये एंजाइम है। तो जैसे हो गया आपका कॉपर आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट, कैल्शियम, फेरस यानी आयरन, ठीक है, फिर सेलेनियम, निकल, ईटीसी। ऐसे जो है निकल, ईटीसी आर इंपॉर्टेंट मेटल्स, जो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए क्या होते हैं? तो ये जरूरी हो जाते हैं। जैसे आप देखना जब आपको पढ़ाया जाएगा रिस्पायरेशन, ठीक है, तो वहां पर रिस्पायरेशन के लिए या नाइट्रोजन फिक्सेशन के सब के लिए मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे मेटल, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी हो जाता है। तो ऐसे ये सब एंजाइम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं मिलेंगे तो वह एंजाइम प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम वर्क ही नहीं करेगा, वह एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो उसके एक्टिवेशन के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए कि एंजाइम आखिर बाइंड जो सबस्ट्रेट के साथ करता है उस साइट का क्या नाम है, ठीक है। तो अब आप एक हेडिंग देंगे एक्टिव साइट। एक नाम दीजिए, हेडिंग दीजिए एक्टिव साइट। ये क्या होता है एक्टिव साइट? एंजाइम के जिस एरिया पर
सब्सट्रेट जाकर के बाइंड होता है और होल्ड करता है, ठीक है। एंजाइम के जिस एरिया पे, मान लीजिए बेटा कि यह एक बड़ा सा इस तरह से एंजाइम का स्ट्रक्चर है, यह एक एंजाइम है, ओके। अब इस एंजाइम के इस पार्टिकुलर यहां के स्ट्रक्चर पे, ये जो पार्ट है यहां पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, और इस एरिया पर आकर के कौन, तो एंजाइम अटैच होता है। तो मान लो कि यहां सॉरी सबस्ट्रेट अटैच होता है, ये देख लो, ये जो हुआ वह सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एंजाइम है। तो जिस एरिया पर, इसी एरिया पे आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, तो इस एरिया को ही हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट का मतलब इट इज एन एरिया, या एक एरिया है, इट इज एन एरिया ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट्स आर अटैच एंड होल्ड फॉर द रिएक्शन। तो जहां पर सबस्ट्रेट आकर के अटैच होगा और होल्ड करेगा एंजाइम के जिस एरिया पे, उसी को कहते हैं हम लोग एक्टिव साइट। अब बात आती है कि एक एंजाइम में कितने एक्टिव साइट हो सकते हैं। एक एंजाइम में एक से लेकर के बहुत सारे एक्टिव साइट हो सकते हैं। किसी एंजाइम में एक हो सकता है, किसी एंजाइम में ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा। तो जिस एंजाइम में जितना ज्यादा एक्टिव साइट होगा वह एंजाइम उतना फास्ट रिएक्शन करवाएगा। समझ में आ रही है बात। जितना ज्यादा साइट होगा उतना ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा यानी उतना ज्यादा वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो काम तेजी से करवाया वह। तो आइए इसी को लिखते हैं हम लोग। एक्टिव साइट का मतलब इट इज एन एरिया ऑफ एंजाइम where substrate attached and hold. It is an area of enzyme where substrate attach and hold for reaction to convert into प्रोडक्ट। तो किस में कन्वर्ट होता है वह, प्रोडक्ट में। तो अब कहते हैं कि एक एंजाइम में कितने, एन एंजाइम may have one to several एक्टिव साइट। कहते हैं एक एंजाइम में एक से ज्यादा एक्टिव साइट हो सकते हैं। एन एंजाइम में है 1 to several एक्टिव साइट। अब आइए फिर तो ये एक्टिव साइट के बारे में बात समझ गए कि एक एंजाइम में एक या एक से ज्यादा एक्टिव साइट हो सकते हैं। और एक्टिव साइट क्या है ये भी आप जो है समझ गए हैं। अब एंजाइम का एक नोमेनक्लेचर को देखिए कि एंजाइम का नाम जो है वो हम लोग कैसे डालते हैं। एक्टिव साइट समझ गए। अब आइए नोमेनक्लेचर। किसी भी एंजाइम का नाम जो है उसके नाम के लास्ट में ASE लगा होता है, और जिस एंजाइम में नहीं है यानी वो पुराना ओल्ड एंजाइम है। तो इन मॉडर्न सिस्टम में खास करके हम लोग एंजाइम का नाम जो है उसके सबस्ट्रेट के एक्शन के नाम के ऊपर रख देते हैं। जैसे कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन को जोड़ने वाला, डीकार्बोक्सिलेज यानी जिस सबस्ट्रेट से कार्बन को निकाल देगा, सेपरेट कर देगा, तो उसको कहेंगे कार्बोक्सिलेज। तो ऐसे ऐसे नाम जो है वह जनरली
एंजाइम नेम end with suffix ase, end with suffix ase. एग्जाम्पल जैसे माल्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लिएज, लाइपेज, ईटीसी। अब कहता है कि सम ओल्ड एंजाइम, जैसे अभी आया था हमारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब ओल्ड एंजाइम है। इसके पास क्या है, इनके पास एएसई नहीं लगा हुआ है, सफिक्स एएसई नहीं लगा। तो जिस एंजाइम में नाम के लास्ट में एएसई नहीं लगा मतलब वो पुराना वाला एंजाइम है, ठीक है। अब देखो इन मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, इन मॉडर्न सिस्टम एंजाइम नेम बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एक्शन। जैसे एग्जाम्पल में देख लो क्या है, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज एएसई लगा है तो ये काम क्या करता है न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड, एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड, किस पे एक्शन करता है, तो एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड। सेकंड में देखो जैसे लाइपेज, लाइपेज क्या काम करता है, तो लिपिड को तोड़ने का काम करता है, तो किस पे एक्शन किया, एक्शन ऑन लिपिड। प्रोटीनेज तो किस पे एक्शन करता है, एक्शन ऑन प्रोटीन, दैट मीन्स कि यह प्रोटीन पे एक्शन कर रहा है। उसी तरह डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन को निकालेगा, सेपरेट कार्बन फ्रॉम सबस्ट्रेट। फिर कार्बोक्सिलेज, एडिशन ऑफ कार्बन ऑन सबस्ट्रेट। तो जब कार्बन को ऐड करेगा सबस्ट्रेट में। अब कहते हैं कि दुनिया का सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा है, जो ऐसा एंजाइम जो सबसे ज्यादा मिलता है, तो उसका नाम है द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को। अब पूरा नाम क्या है इसका, ये आपको फोटोसिंथेसिस में मैं बताऊंगा। ऐसे आप नाम लिख लो, राइबुलोज, राइबुलोज 20, फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये हुआ रूबिस्को, इसका नाम हुआ किसका, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज रूबिस्को। ओके, तो सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो रूबिस्को है, और उसका नाम किस बेसिस पे, जो नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा वो किस बेसिस पर दिया गया है, तो जनरली सबस्ट्रेट के एक्शन के बेसिस पर, ये जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज होती है। एंजाइम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, खासियत है, उस पे हम लोग यहां पर ये चीज को देखेंगे। देखिए एंजाइम जो है, आप तो जान रहे कि यह एक प्रोटीन का कंपाउंड है और हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम है। एंजाइम का एक अपना मोलिकुलर वेट होता है। हर एंजाइम एक पार्टिकुलर पीएच पे काम करता है, ठीक। हर एंजाइम जो है उसका एक टेम्परेचर पे काम करने का क्षमता होता है। दैट मीन्स कि हमारे ही बॉडी में अगर लेकिन ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आपको प्रोटीन में भी मैंने पढ़ाया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन डीनेचर होने लगता है हाई टेम्परेचर पे। तो उसी तरह जब हमारे बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो एंजाइम का एक पार्टिकुलर पीएच पे काम करता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, उसका एक अपना मोलिकुलर वेट होता है और एफिशिएंसी होती है, कौन सा एंजाइम कितना काम करेगा, तो उसको कहते हैं एंजाइम एफिशिएंसी। किसी एंजाइम का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, किसी एंजाइम की एफिशिएंसी कम होती है। तो ये सारा चीज जो हुआ वो एंजाइम की प्रॉपर्टीज हुई। ओके, तो सबसे पहले देखिए एंजाइम का प्रोटीन नेचर। तो फर्स्ट वन कैरेक्टर यानी प्रॉपर्टी प्रोटीन नेचर। तो एंजाइम जो होते हैं, मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर यानी मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर इन नेचर के, यानी शेप जो होता है उनका ग्लोब्यूल के लिए यानी ग्लोबुलर शेप के होते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्लोबुलर। ये प्रोटीन का नेचर कैसा होगा, सभी एंजाइम तो प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन में उनका शेप किस तरह से, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन के होंगे। फिर मोलेकुलर वेट की अगर बात करें हम लोग, मोलेकुलर वेट, एंजाइम का मोलेकुलर वेट जो है अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरह के होते हैं। तो मोलेकुलर वेट रेंजेज फ्रॉम कितना से 6000 से लेकर के 4 करोड़ 6 लाख तक रेंज करता है। ठीक है, ये हो गया 4 करोड़ 60 लाख के ऊपर में ये काम करेगा। तो ये इसका मोलिकुलर वेट का क्या हुआ, रेंज हुआ। मोलिकुलर वेट रेंजेस फ्रॉम 60,000, जैसे बैक्टीरिया का जो एंजाइम है ज्यादातर वो 6000 मोलिकुलर वेट के रेंज में रहते हैं। लेकिन वही अगर हमारा ये जो खास करके जो पाइरुवेट डिकार्बोक्सी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, इसका ये इतना होगा 46 लाख के रेंज में मोलिकुलर वेट रहता है। और ये है एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका है मोलिकुलर वेट हाई। ठीक है, तो ये इसका मोलिकुलर वेट का रेंज हुआ। उसके बाद देखो मोलिकुलर वेट के बाद में केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं एंजाइम डू नॉट स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट केमिकल रिएक्शन but it increase rate of chemical reaction। लेकिन यह केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को खुद स्टार्ट नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन तो खुद से स्टार्ट होगा ही, बस जब ये जाएगा तो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को काफी इंक्रीज कर देगा। ओके, अब कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी,
एंजाइम की एफिशिएंसी या तो सिर्फ एफिशिएंसी, क्योंकि एंजाइम का ही पार्ट है, या तो पूरा एंजाइम एफिशिएंसी लिखेंगे या सिर्फ एफिशिएंसी लिख देंगे। तो इसमें आइए कहते हैं द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल change, the number of substrate molecule change by a molecule of enzymes called turnover number। उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? टर्नओवर नंबर की क्या कहता है कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल, मान लो कि कोई एंजाइम है, एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि यह एक एंजाइम ए है, इसका वन मॉलिक्यूल एंजाइम ए का, ठीक है, कितना? वन मॉलिक्यूल चेंज करता है किसको? सबस्ट्रेट को चेंज करता है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ? तो मान लो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो इधर सबस्ट्रेट हुआ। यह एंजाइम ए जो है वह सबस्ट्रेट के एक अकेला मॉलिक्यूल, एंजाइम का एक अकेला मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट को चेंज कर दिया। चेंज किया मतलब प्रोडक्ट बनाया। तो इस एंजाइम ए का टर्नओवर नंबर क्या हुआ? तो टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम ए, टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो ये इसकी एफिशिएंसी हुई कि एक अकेला मॉलिक्यूल 10 सबस्ट्रेट को चेंज कर दिया। अब टर्नओवर नंबर जिस एंजाइम का जितना ज्यादा रहेगा वह एंजाइम उतना हाई एफिशिएंसी वाला होगा, यानी उतना ज्यादा वह काम करवाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं मोर टर्नओवर नंबर या हाई टर्नओवर नंबर इन ए एंजाइम, हाई या मोर टर्नओवर नंबर, more turnover number of a enzymes means more efficient, मीन्स मोर यानी उसकी एफिशिएंसी हाई है, काफी हाई एफिशिएंसी है उसकी, मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे देखो, एक एंजाइम है कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज, यह एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम आपको हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में पढ़ाने वाले हैं। तो ये एंजाइम होता कहां है? ये एंजाइम बेटा हमारे आरबीसी में होता है, जो Ca2 को अटैच करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, वो वहां की बातें हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फास्टेस्ट एंजाइम, ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। कहने का मतलब कि ये सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट को चेंज करने वाला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज
और इसीलिए जब किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे आरबीसी में हो रहा है, तो अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर नहीं होता है तो रिएक्शन का जो रेट है वो काफी स्लो हो जाता है, और जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज डालते हैं तो 3 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीज 3 मिलियन टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब आइए नेक्स्ट, ये नंबरिंग मुझे याद नहीं कितना है, चलो 5 या जो भी होना चाहिए, 5th प्रॉपर्टी देखते हैं, वह है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, हर एक एंजाइम जो है एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ काम कर लेगा। एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक। जैसे बेटा एग्जांपल में आप क्या ले लो, जैसे माल्टेज को ही ले लेते हैं। माल्टेज react with sugar but not react with lactose। यानी माल्टेज जो है वो सिर्फ माल्टोज के साथ रिएक्ट करेगा, शुगर के साथ। ठीक, शुगर ये भी है, लैक्टोज भी है, शुगर माल्टोज भी है, या रिएक्ट विथ शुगर के जगह पर माल्टोज कर लो। माल्टेज रिएक्ट विथ माल्टोज बट नॉट रिएक्ट विथ लैक्टोज। तो ये क्या हुआ, हाईली स्पेसिफिक। जो एंजाइम जिसके साथ रिएक्ट कर सकता है सिर्फ उसी के साथ करेगा, उसके अलावा दूसरे के साथ नहीं करेगा। तो ये हुआ स्पेसिफिसिटी। उसके बाद देखो एक है हीट सेंसिटिविटी। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हीट, यानी ये हीट के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे मोस्ट एंजाइम वर्क्स ऑन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट एंजाइम जो वर्क करता है वो कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। बट इन हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, it will be denature। ये डीनेचर हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। ठीक है, कहते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम इन सीड एंड स्पोर। एंजाइम इन सीड एंड स्पोर do not denature at 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइम जो है वो एक सीड के अंदर, जो चना मूंग जो भी आप खाते हो वो सभी सीड है बेटा, और उस सीड के अंदर भी एंजाइम है, तभी तो वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो एंजाइम इन सीड एंड स्पोर का मतलब बैक्टीरियल स्पोर हुआ, फंगल स्पोर हुआ। तो जो स्पोर और सीड के अंदर जो एंजाइम है वो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्बाद नहीं होंगे, डिनेचर नहीं होते हैं। फिर एक नेक्स्ट देखिए पीएच। एवरी एंजाइम हैज ए पार्टिकुलर पीएच। हर एंजाइम एक पार्टिकुलर पीएच पे काम करता है। तो कहते हैं ईच एंजाइम्स वर्क्स ऑन ए पार्टिकुलर पीएच। हर एंजाइम एक अपने पार्टिकुलर पीएच पे। अब अगर पीएच को उससे बढ़ा देंगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, पीएच को घटा देंगे तो उसका एक्शन क्या होगा, या तो स्लो डाउन होगा या काम नहीं करेगा। ये दो चीज हो सकता है। तो या तो पीएच को हमें अपने
अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे हमारे कुछ एंजाइम है, जैसे देख लीजिए पेप्सिन, हम क्या बोल रहे थे, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो है वह कितने पे काम करता है, पेप्सिन एंजाइम 2.5 pH के लगभग पे ही ये क्या करता है, काम करवाता है, या 2 pH पे ही काम कराता है, 2.5 या 2 pH तक में ये काम करता है पेप्सिन के लिए। पेप्सिन हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, तो पेप्सिन वर्क ऑन 2 pH। उसी तरह सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम वर्क ऑन, सुक्रेज वर्क ऑन 4.5 pH। फिर देखिए सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज ये वर्क करता है 6.8 pH पे, सलाइवरी अमाइलेज वर्क ऑन 6.8 pH पे। तो यानी कि हर एंजाइम के लिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं कि जो हीट सेंसिटिविटी है या पीएच है, क्या वजह होता है कि आपको 101 का फीवर आ जाता है तो आपको इतना वीकनेस होता है, क्यों? कभी नोटिस किया आपने इसके ऊपर? फीवर हुआ है तो वीकनेस का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आपके बॉडी के अंदर का, फीवर आने का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। हमारा बॉडी जनरली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर बढ़ के हो गया 38, 39, और उस टेम्परेचर पे हमारा जो एंजाइम है वह डिनेचर हो जाता है, या तो फिर उसका जो वर्क है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब एंजाइम का फंक्शन स्लो हुआ, एंजाइम डिनेचर हो गया, यानी कि वह एटीपी एनर्जी बनाने का काम स्लो हो गया। अब एटीपी नहीं बना तो आपको एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगा मतलब कि आप क्या हो गए, वीकनेस महसूस होने लगेगी। इसीलिए अगर एक बार भी हाई टेम्परेचर का फीवर आता है तो लोग बहुत वीकनेस महसूस करते हैं, लगता है कि अब चला नहीं जा रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर उस कंडीशन में आपको कुछ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अलग से दे देता है, मल्टीविटामिन का कैप्सूल दे दे, या फिर आपको चीनी पानी का घर वाले घोल पिलाए, तो ये सब जो है तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन उसके वजह पीछे राज क्या है, यही है। या फिर जब आपको बहुत ज्यादा हाई एसिडिटी होने लगती है तो उस समय भी भूख नहीं लगेगी, क्यों? हाई एसिडिटी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, बाकी के जो एंजाइम जो काम करना है वो काम करना स्लो डाउन कर देंगे, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, भूख नहीं लगेगी। तो ये सब फैक्टर होते हैं। तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से ये सारा चीज हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है एंजाइम से रिलेटेड वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था डीएनए से रिलेटेड कि 200 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए है, ओके, 200 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए है, और कह रहे हैं कि इस, हमने कहा 200 न्यूक्लियोटाइड का क्या है बेटा, डीएनए है, जिसमें हमने कहा ए इक्वल टू कितना दिया था, हमने क्वेश्चन पूछा था कितना था, हाँ, ए इक्वल टू 60 है तो जी इक्वल टू वाट, ठीक है। अब आप देख लो, कहते हैं ए इक्वल टू टी होता है, तो ए कितना है 60 है, तो टी कितना होगा 60 होगा, तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 हो गए। तो 200 के न्यूक्लियोटाइड के डीएनए में अब इसको माइनस कीजिए, 200 माइनस 120 इक्वल टू 80, ए और टी बराबर यानी 60 प्लस 60 इक्वल टू 120। अब कहता है कि जी कितना है, तो जी इक्वल टू क्या होता है, सी, तो 80 है तो यानी जितना जी होगा उतना सी होगा। अब इसको डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 और 2 है, तो अगर ये 40 होगा तो ये भी क्या होगा 40 होगा। अब समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। अब आपको कितने भी न्यूक्लियोटाइड का दे दे, आप इसी बेसिस पर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का भी जो है, जो क्वेश्चन दिया था, बहुत ही कम लोगों ने इस पे हमसे पूछा या कुछ बताया, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी आप इस चीज को समझ लीजिए, ओके। तो अब बाकी के टॉपिक जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।